दोस्तों, हम लोग जहां अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए घर से दूर भेजते हैं, हॉस्टल में भेजते हैं ताकि वो वहां पर रहें और अच्छी खासी पढ़ाई कर चुकी, लेकिन अगर उसी हॉस्टल में आपकी लड़की का किसी संदिग्ध हालत में लाश मिले तो आपकी क्या हाल होगी। उसे पढ़ाई करने के लिए भेजने के चक्कर में ये सोचना उस माँ बाप के लिए कितना भयावह होगा जिसने अपनी ही जवान बेटी की लाश को अपने हाथों से उठाया होगा। और यकीन मानिए, जब पुलिस उनसे बार बार कह रही होगी कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर लिया है, आपकी बेटी ने खुदकुशी कर लिया है, उसका कत्ल नहीं हुआ है, लेकिन जब जब बाप उस जगह पर पहुंचता है, उस सारी जगह के बिखरे हुए सामानों को देखता है, तो यकीन मानिए उसका कलीजा फट जाता है कि मैं कैसे मानूं कि मेरी बेटी ने खुदकुशी किया है। क्योंकि अगर वो खुदकुशी करती तो उसकी दोनों चप्पल जो होती वो एक साथ या तो कुएं में होती या तो किचन में होती, क्योंकि इस बेटी का एक चप्पल किचन में होता है और एक चप्पल कुएं की उसी चौक पर होती है जिस जगह से उसने उस कुएं में छलांग लगाई थी। क्योंकि आज की कहानी ही दोस्तों बेहद दर्दनाक है। एक ऐसी कहानी है, यकीन मानिए, जिसमें सीबीआई को एक नहीं दो नहीं बल्कि दोस्तों तकरीबन 12 सालों का समय लगा इस पूरे केस की खुलासा करने में। और भारत की ऐसी खौफनाक बेटी को मौत मिली थी, महज क्षणिक खुशियों के नाते उस बेटी को किस कदर मौत के घाट उतार दिया जाता है। यकीन मानिए, ये कहानी जब आप सुनेंगे कि आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की जुर्म की कहानी बेहद खतरनाक है। क्योंकि भारत में इतनी तेज तर्राक कही जाने वाली सीबीआई भी कातिल का पता नहीं लगा पा रही थी, और उसने 1-2 साल नहीं बल्कि 12 सालों तक के समय लेने के बाद एक चोर की मदद से किस तरीके से इस पूरे के कत्ल की कहानी को खुलासा किया, वो कहानी आप सुनेंगे तो बेहद हैरत में पड़ जाएंगे कि कैसे जिस कहानी को सीबीआई सॉल्व नहीं कर पा रही थी, उस कहानी को चोर ने 2 मिनट में बयां कर दिया। तो देर ना करते हुए हम आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी शुरू करें, उससे पहले छोटा सा निवेदन, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। तो देर ना करते हुए दोस्तों आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी पर हम सीधे आते हैं। एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सिस्टर अभया, और ये अपनी तैयारी में कुछ इस कदर मसरूफ रहती है कि इसे पता नहीं चलता कि कब 4 बजे, और ये जैसे ही 4:15 होते हैं जिससे अपने कमरे से उतरती है, क्योंकि ये तीसरे फ्लोर पर हॉस्टल के रहती है, और ये उतरकर सबसे डाउन वाले यानी निचले फ्लोर पर फर्स्ट फ्लोर पर आती है और किचन में जाती है पानी भरने के लिए। लेकिन वो जैसे किचन में जाती है तो कुछ ऐसा चीज किचन में होते हुए देखती है कि यकीन मानिए, जिस देखने के बाद वो बिल्कुल हस्तप्रभ रह जाती है, वो सन्न हो जाती है और आगे बढ़कर जैसे ही पानी लेकर वहां से भागने की कोशिश करती है, उसी दरमियान उसके हाथ से बोतल छूटकर उसी जगह पर गिर जाती हैं। और जैसे ही सुबह होती है तो उस बेटी यानी सिस्टर अभया की लाश उसी पास के कुएं में पड़ी रहती है। और इसकी सूचना जैसे ही वहां के तत्कालीन थाने पर दिया जाता है तो थाने के लोग 27 मार्च 1992 सुबह का वक्त था, केरल के कोयट्टम शहर के सेंट पास के कॉन्वेंट हॉल के हॉस्टल के कुएं में इस लड़की की लाश पड़ी होती है। दरअसल जैसे ही पुलिस पहुंचती है तो पहले नज़र में जैसे ही वो किचन की तरफ पहुंचती है तो देखती है कि किचन के सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हुए। एक पानी पीने वाला बॉटल नीचे गिरा हुआ है, जबकि जिस चद्दर से लोग चेहरे को ढकते हैं उसकी एक चद्दर किचन के दरवाजे पर अटकी हुई है। और एक पैर का चप्पल इस किचन में है और एक पैर का चप्पल उसी कुएं के चौतरे पर रखी हुई है। और जैसे ही पुलिस अंदर कुएं के झांक कर देखने की कोशिश करती है तो देखती है कि उस कुएं में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है।
और जब इसका नाम पता किया जाता है तो इसका नाम होता है बीना थॉम्सन उर्फ सिस्टर अभया। और इसी सिस्टर की लाश उस कुएं में होती है। इसकी पूरी जानकारी जब उसके घर वालों को दी जाती है, उसके पिता को दी जाती है, तो उसके पिता जैसे ही इस बात को सुनते हैं कि उनकी बेटी ने कुएं में कूदकर खुदकुशी कर अपनी जान दे दी है, तो मानो उन्हें 440 वोल्ट का एक ऐसा तगड़ा झटका लगता है जिसे वो अपने पूरे जीवन में सोच भी नहीं सकते थे कि उनके साथ कुछ ऐसा होगा। और जैसे ही वो अपनी बेटी के उस हॉस्टल में पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो कुएं की तरफ ना बढ़कर उस किचन की तरफ बढ़ते हैं और किचन की एक एक चीज को काफ़ी गौर से देखते हैं कि उस किचन में वो उनकी बेटी का एक पैरों का चप्पल, वो गिरे हुए किचन के सामान, लटके हुए उस दरवाजे पर वो सफ़ेद कलर की चादर और एक चप्पल जो उसी किचन में होता है, जबकि दूसरा चप्पल उस चौधरी पर होता है। इसे देखकर बाप को एक बड़ी अनहोनी की आशंका लग चुकी होती है। वो समझ चुके होते हैं कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं किया है, बल्कि इस पूरे गेम के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राज है, क्योंकि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है। उसका जिगर कुछ इस कदर मजबूत था कि वो कभी जीवन में खुदकुशी करने की बात छोड़िए, खुदकुशी के बारे में सोच भी नहीं सकती है। और फिर क्या था, बाप पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो यकीन मानिए बाप के साथ साथ पूरे केरल की होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ इस कदर खतरनाक रहती है कि गर्दन पर नाखून के निशान, सिर पर 2 घाव रहते हैं दोनों तरफ, और बॉडी के कई जगह पर जैसे किसी ने नेल से उसे खरोच दिया हो, और उसकी खोपड़ी की भी कई सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं। और इस तरीके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही बाप देखते हैं और उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी के साथ बहुत बड़ी अनहोनी हुई है। आखिर फिर क्या था, लोगों का हंगामा बढ़ता गया और इस केस को बहुत बड़े हंगामे के बाद 1993 में सीबीआई को सौंप दी जाती है कि सीबीआई अब इस पूरे केस की जांच करेगी। लेकिन जब सीबीआई भी यहाँ पर आती है, इन सब चीज़ों को देखती है, तो ये बात मानती जरूर है कि इस बेटी ने खुदकुशी नहीं किया है, लेकिन इन चीज़ों का कोई सबूत भी नहीं मिल पाता है कि आखिर उसने खुदकुशी नहीं किया है तो किसने उसे मारा है, क्योंकि उस जमाने में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हुआ करते थे कि उसमें सब कुछ साफ साफ दिख जाए। तो इस चीज़ के बारे में भी पता करना सीबीआई के लिए बेहद मुश्किल था। यूँ लगता था कि जैसे कुछ अंधेरे में एक तीर मारनी है और वो निशाना लग जाए। और देखते ही देखते इस केस के तकरीबन 5 साल लग जाते हैं, लेकिन सीबीआई को ना कोई सबूत मिलता है, ना कोई गवाह मिलता है, और ना ही कोई उस तरीके का ऐसा मिलता है जो इस पूरी कहानी को बयां करे। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि लगता है उनकी बेटी को इंसाफ अब कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जब सीबीआई ने 5 साल लगा दिए अभी तक कुछ नहीं ढूंढ पाई, तो अब आगे सीबीआई क्या ही करेगी। आखिरकार दिल्ली की पूरी टीम हार मारकर इस पूरे केस को केरल के कोची में स्थित सीबीआई के दफ्तर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब आप इस केस को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कीजिए। इस निर्देश के मिलने के बाद जो केरल में सीबीआई होती है, वो जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो वो एक चोर से मिलती है, और उस चोर ने जिस तरीके का खुलासा किया और जिस तरीके से उसने अपने बयान को देना शुरू किया, तो यकीन मानिए उसे सुनकर सीबीआई वाले भी दंग रह जाते हैं। वो चोर बताता है कि मैं उसी रात उस हॉस्टल में चोरी करने के लिए गया था, और मैं चोरी करने की बारे में अभी सोच ही रहा था कि मैं एक किनारे पर खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर से किसी के आने की आवाज़ आती है। वो लड़की धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है और किचन में जाती है। जैसे ही वो किचन में जाती है तो फिर वो किचन से बाहर चली आती है और फिर थोड़ी देर बाद किचन में जाती है। लेकिन जब वो किचन में इस बार जाती है तो
उसके चीखने की वहाँ से आवाज़ें आती हैं और एक महिला और एक पुरुष होते हैं जो इस लड़की को लेकर आते हैं, जिस दरमियान वो छटपटाती रहती है, लेकिन उसे उस कुएं में लाकर फेंक दिया जाता है। अब पुलिस के लिए ये बात भी पता करना कि कौन वो दो लोग थे, तो इसके लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। अब इस चोर को एक एक कर उन सारे लोगों को पहचान कराया जाता है। तो इसमें पहला व्यक्ति जो पहचान में आता है उसका नाम होता है फादर थॉमस कुट्टूर, और ये पेशे से मनोविज्ञान का टीचर था, यानी मनोविज्ञान पढ़ाया करता था। और जो इसमें एक महिला होती हैं उनका नाम था सिस्टर सैफी, और सिस्टर सैफी की जिम्मेदारी थी कि वो पूरे कॉन्वेंट हॉस्टल की वो इंचार्ज थी, और इन दोनों के बीच बेहद ज़बरदस्त तरीक़ों से अवैध संबंध चल रहा था। और इसी अवैध संबंध के दरमियान जब वो संबंध बना रहे होते हैं तकरीबन 4:15 के आसपास, उसी दरमियान वो पानी लेने के लिए किचन के अंदर घुस जाती है और उन दोनों को निर्वस्त्र अवस्था में देख लेती है, जिसके बाद उन दोनों ये बात नागवार गुजरी और अपनी बदनामी की डर सताने लगी कि उन दोनों लोगों ने उसे बेहद प्यार से किचन में बुलाया और उसके बाद वहीं पास में रखी एक कुल्हाड़ी से उसके सर में वार कर दिया, और वार करने के बाद उसके पूरे शरीर को कुछ इस कदर से नोच डाला, और नोचने के बाद उसी कुएं में ले जाकर उसे फेंक दिया जाता है। अब ये पूरी कहानी का जैसे ही खुलासा होता है तो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट को इस केस के ठीक 12 साल बाद यानी 2005 में कोर्ट को सौंप दिया, और इस पूरे रिपोर्ट को कोर्ट में मिलने के बाद तकरीबन इस केस के 27 साल बीत जाने के बाद 2020 में कोर्ट ने इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी। और इस दरमियान उस चोर ने यह भी बताया, जिसका नाम राजू था, राजू ने बताया कि मुझे कई बार करोड़ों रुपए के ऑफर तक दिए गए कि तुम अपने बयान वापस ले लो, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही बात मानना था कि मुझे किसी भी कीमत पर सिस्टर अभया को न्याय दिलाना है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस चोर की गवाही ने उस बच्ची को किस कदर इंसाफ दिलाया, जिसकी आत्मा इधर उधर भटक रही थी, जिसकी कोई गलती नहीं थी। संबंध तो वो फादर और मैडम सैफी मना रहे थे, लेकिन मौत की सजा मिली सिस्टर अभया को। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म की वर्चस्व की कहानी, जिसमें देर से ही सही लेकिन आखिरकार कत्ल के 27 साल बाद उन दोनों लोगों को उम्र कैद की सजा मिली जरूर। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी खत्म करें, उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।